शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया है ना। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो क्या आज पाकिस्तान का ये हाल होता? खोने लोगों को नवाज शरीफ क्यों याद आता है अल्लाह ताला के बाद? खुशामदेद मियाँ साहब, खुशामदेद के शॉकिंग तो होता, और आई एम सॉरी टू से मैं एटलीस्ट मुतमईन नहीं हूँ। मियाँ नवाज शरीफ ने आपको IMF से निजात दिलाई और फिर निजात दिलाई, चौथी दफा वजीर आजम बनेगा। ये किसी बदतरीन मुल्ज़मों से भी ये कभी सलूक नहीं हुआ जिस जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ। तारीख के हवाले कर देते हैं। जमहूरी पसंद सियासतदान हर मसला का हल इलेक्शंस में देखते हैं। आप इलेक्शन की फिक्र में, और उधर रियासत जो है डूब रही है, एस्टेब्लिशमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी, उसकी गिरफ्त कमजोर, नताइज का हो कि आपका इंतखाबी अमल मखदूश हो जाए। PTI के साथ इत्तेहाद का है। मई 9 में मुलव्विस जो थे लोग वो माइनस नहीं होते, तब तक काफी मुश्किल होगा। वो माइनस हो जाते हैं तो एक अलग सियासी सूरत हाल बनती है। उन्होंने दिन रात गाली निकाली, हम उनका मजाक नहीं उड़ाते। अगर जुडिशरी उनको अलाउ करती है एज अ फ्री सिटीजन, वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होंगे। अगर जुडिशल प्रोसेस अदरवाइज करता है, उसके अपने इम्प्लीकेशंस होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी का ऐलान तो किया गया इंतखाबात का, लेकिन सियासी जमातों की जो गहमा गहमी है इंतखाबात को लेकर वो कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे सियासी जमातें बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गई हों, जिस तरह इंतखाबात से कुछ महीने पहले हम देखते हैं कि होता है। बज़ाहिर PMLN और MQM तो जो है वो कर रहे हैं तैयारी, जल्द से जुलूस शुरू कर दिए हैं उन्होंने, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है स्टिल लुकिंग फॉर लेवल प्लेइंग फील्ड। और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने अपना मामला जरदारी साहब पे छोड़ा है, जरदारी साहब बात करें और बात करके जो है वो बताएंगे जरदारी साहब किससे बात कर रहे हैं, जरदारी साहब की बात कहाँ तक पहुंची है, पीपल्स पार्टी को क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, नहीं मिली है। ये सवालात हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो दो टोक अल्फाज में कह दिया कि जी रियासत जो है वो प्रॉब्लम में है, आपको इंतखाबात की पड़ी हुई है, इस वक्त जो है वो गिरफ्त कमजोर हो रही है रियासती इदारों की रियासत के ऊपर, तो फिलहाल रियासत की पहले परवाह करनी चाहिए। दो साबिक वज़राए आज़म हैं, उनकी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मामला है। उन्होंने अपने इलेक्शन में किस तरीके से कंटेस्ट करना है, इमरान खान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, दोनों को जो है अब ये अपनी एक ऐसी कड़े मरहले से गुजर के इंतखाबी मुहिम में दाखिल होना होगा। एक के ऊपर केसेस, साइफर केस का मामला जो है वो चेयरमैन PTI के सर पे 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होनी है। तोशाखाना का मामला जो है वो भी उनके सामने रखा हुआ है। मियां साहब को भी कानूनी पेचीदगियों से गुजर कर जो है वो फिर इलेक्शन मुहिम चला सकेंगे या इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनेंगे, या चौथी बार वजीर आजम जिस तरह उनकी पार्टी कहती है वो बनने के लिए आ रहे हैं तो बन सकेंगे। आम सवाल ये है कि क्या चेयरमैन PTI इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे, क्योंकि उनके केसेस बड़ी तेजी से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये तमाम मामलात हमारे सामने हैं। उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, इन दोनों के बयानात के बाद एक तवातुर के साथ हमें दिखाई दिया कि PTI के लोगों ने वीडियोस बना के ये कहना शुरू कर दिया कि हम पे कोई दबाव नहीं था, हमें तो कभी रियासती इदारों के खिलाफ चेयरमैन PTI ने नहीं उकसाया, ना कहा कि आप ऐसा करें। लेकिन इन तमाम मामलात की कानूनी हैसियत क्या है? इन तमाम मामलात की सियासी नुक्ता नजर से तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के जो कार्ड्स है वो तो सियासी जमातें खेलती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, ये खेल जारी रहता है। लेकिन इसकी कानूनी हैसियत क्या है जो ये बयानात आ रहे हैं? क्योंकि जो सरकारी गवाहान के बयानात या फिर जो अहम बयानात आने हैं या गवाहान आने हैं सामने, उसके बाद इन बयानात की जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा वीडियो पैगाम के जरिए बहुत सारे एब्सकॉन्डर हो गए, इश्तिहारी होकर ये बयानात दे रहे हैं, उनकी क्या हैसियत जो है रह जाएगी? इन तमाम बयानात की कोई फायदा भी होगा कि नहीं होगा? PMLN क्या पॉलिटिकल मोमेंटम बना सकेगी? मियां साहब की वापसी जो है, ये जो उनका एक जो खुद कहते हैं कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लॉस्ट किया है, वो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? किस करैक्टर में आ रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन होगी, किस पोजीशन के ऊपर वो आ रहे हैं? क्योंकि एक बात ये भी की जा रही है कि शायद वो भी ट्रैप हो गए हैं, तो क्या वो ट्रैप हो गए हैं या सबको ट्रैप करने के लिए आ रहे हैं? इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस भी फैसले की जानिब बढ़ रहा है। चीफ जस्टिस ने इंडिया दिया कि इस केस के फैसले के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की दरख्वास्त भी टेकअप की जाएगी। तो तमाम मामले को, सिनेरियो को सामने रखकर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का मैं आपसे बता दूं, हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, तर्जुमान हैं, कानूनदान हैं, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब।
हसन अयूब साहब तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग जो है वो करते हैं। हसन अयूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वजीर हैं। शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शोएब शाहीन साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताइएगा कि जिस सूरत के साथ, जिस तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं खान साहब के आगे, कानूनी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, और अब जस्टिस बंदियाल वाला जो रिलीफ था, जो गाहे बगाए उन्हें मिल जाता था, वो भी मुयस्सर नहीं है। आपको लगता है कि आपके पार्टी चेयरमैन कन्विक्ट होने जा रहे हैं? देखिए आदिल साहब, ये झूठ और फ्रॉड था जो ये कहा जा रहा था ना कि जस्टिस बंदियाल साहब उनको रिलीफ दे रहे हैं। कौन सा केस जस्टिस बंदियाल साहब के पास गया सिवाय सिर्फ एक केस के? वो भी उस केस में, तोशाखाना वाले केस में ज़मानत का केस गया था, या जो उससे पहले जो पटिशन थी, अपील थी, और उसके ऊपर भी जो ऑर्डर करने लगे थे वो भी सरकारी वकील ने रोकवा लिया। उन्होंने कहा जी नहीं, नीचे केस लगा हुआ है, पहले उसको डिसाइड होने दें। मुझे बता दें कोई एक केस जो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस केस में ज़मानत उनके पटिशन फाइल हो चुकी थी, रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए शीशे तोड़ के जिनको उनको उठा के ले जाया गया था, वो रिवर्स किया। उसमें भी बंदियाल साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब मौजूद थे, और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो सख्त नोटिस लिया था जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कि एक शख्स अदालत में आता है तो इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन के लिए एक माहौल क्रिएट करे, फैसिलिटेटर का काम करे अदालतें, कि आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो आएँ, अदालत एक महफूज तरीन जगह बन गई है और यहाँ से उठा के आप ले जाएँ। और उसके बाद आपने देखा है कि कोई एक केस बता दें, ये तो एक सिर्फ ड्रामा था पीटीएम की फाशिस्ट जमातों का, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। बाकी अब आप आगे आ जाएं कि जो कुछ होता रहा है, जो कुछ तोशाखाना वाले केस में सज़ा मिली है, मुझे आप बता दें ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने आर्डर्स को उसने वायलेट किया और उनको नहीं तस्लीम किया, और उसके बाद बगैर सुने वो ऑर्डर कर दिया। और वो आर्डर सिर्फ बगैर सुने, उस आर्डर को 4 दिन में चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं फैसला कर दूंगा ज़मानत का, वो 25 दिन बाद किया। इन द मीनवाइल अनडेटेड एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, रोपकार जारी कर दी लोअर कोर्ट के जज ने, और साइफर केस में उनको बंद कर दिया। और आज साइफर केस में 2 महीने हो गए हैं। ज़मानत का केस पिछले 20 दिन से सिर्फ इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिले हुआ कि जनाब इसलिए हम अभी डिले कर रहे हैं कि क्या इसके ओपन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए या इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। हमने कहा जनाब ज़मानत का केस है, आपने इन कैमरा करना है, ओपन ट्रायल करना है, लेकिन आप ज़मानत के केस को जल्दी डिसाइड कर दें। और हमारा लिए ये है कि आपने जब सारे इदारे, जब सारी रियासती इदारे, जब आपका प्रोसिक्यूशन, जब जजेस सारे कंप्रोमाइज होके एक शख्स को आपने टारगेट करना है तो फिर उसके लिए सारे सिस्टम ठीक हो जाते हैं। और अगर फर्ज करो, मेरा बड़ा पर्टिनेंट सवाल था आपसे, क्योंकि मैंने जाहिर है इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे दलाइल हैं जो जवाबन दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा मैं हसन अयूब साहब कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं उनसे इसके लूं। लेकिन शोएब साहब मुझे जरा आप ये बताएं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है साइफर के मामले में? आपको क्या लगता है वो कन्विक्ट होने जा रहे हैं या नहीं, निकल जाएंगे इस मसले? देखिए साइफर की कन्विक्शन का तो सवाल सब्सिक्वेंटली आएगा। अभी तो जमानत का केस है, आज लगा था जमानत, आज वाला केस जुमेरात को चला गया है। मेरा ख्याल है जुमेरात या जुम्मे को जमानत हो जाएगी, 2 साल उसके अंदर सजा है। और साइफर का केस तो मैं समझता हूँ कि गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने का मुतरादिफ है। जो डॉक्यूमेंट डीक्लासीफाई हो गया नहीं हुआ, और डीक्लासीफाई बाकायदा कैबिनेट ने किया। आप तमाम वीडियोज उठा लें, इवन अता तारा ने मेरे प्रोग्राम में कहा, मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए उसमें दुनिया न्यूज़ में, उसने कहा जी मैंने खुद देखा है डीक्लासीफाई हुआ है, बट लिमिटेड हद तक डीक्लासीफाई हुआ। ये कहना ना, कोई लिमिटेड डीक्लासीफाई नहीं हुआ करता। और दूसरी बात मुझे बताएं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में एक मैटर गया 2 दफ़ा, उसने कहा डिमार्श करें, वो हुआ, इंटरसेप्ट की स्टोरी आ गई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको चैलेंज नहीं किया कि ये जो कंटेंट्स हैं ये गलत हैं, और जो उसने सोर्स बताया है, वो जिसका बताया है उसको भी चैलेंज नहीं किया। तो मुझे बताएं कि उसके बाद बाकी क्या चीज़ रह जाती है। और इसलिए मैं, जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया हो, एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस, ये प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट अख्तियार हैं कि वो इस पे पॉलिसी डिसीजन बनाए, उन्होंने बनाया है जी। ओके, आप ज़ाहिर अभी तो हाई कोर्ट ने ये फैसला करना है कि उनका जेल के अंदर ट्रायल हो भी सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन अभी आप चले गए कि डीक्लासिफाइड हुआ, और आप ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली डीक्लासिफाइड होने की वजह से ये लोगों तक पहुंचा। और डीक्लासिफाइड आप कह रहे हैं कि सिर्फ लिमिटेड नहीं हो सकता, वो होगा। और इंटरसेप्ट की स्टोरी पर भी बहुत सारे सवालात हैं कि वो किस तरह, लेकिन बहरहाल इसी को ध्यान में उसके ऊपर अमरीकी तर्जमान के आप अल्फाज देख लो ना, जिसके ऊपर आदिल जो अमरीकी तर्जमान ने कहा, यस
ये दो डिप्लोमेट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू थी, विच वॉज एडमिटेड बाय द अमेरिकन तर्जमान इटसेल्फ। तो उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि उसके अंदर क्या था। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि मैं इसके ऊपर तहकीकाती कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बनाऊंगा, हाई पावर्ड, क्योंकि धमकी आमेज अल्फाज थे। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। सर, आपका नुक्ता आ गया। किरदार उसमें मुलव्वस थे। ये ना कि इंटरसेप्ट के पास जो स्टोरी, अगर वो मिनोन ठीक भी है, लेकिन अगर वो दुरुस्त है स्टोरी, तो फिर क्या ये तहरीक इंसाफ के हक में जाएगा या खिलाफ जाएगा? क्योंकि हमने माजी में डॉन लीक्स भी देखा है ना, डॉन लीक्स के ऊपर क्या कुछ होता रहा। और अब अमेरिकन अगर ये कहते हैं कि कॉन्वर्सेशन थी, तो कॉन्वर्सेशन का कंटेंट क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट मैटर्स ना। जाहिर है कॉन्वर्सेशन तो दो एम्बेसडर्स के बीच में, डिप्लोमेट के बीच में, इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस। सर, मैं शेर साहब, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, मैं बहुत टाइम बात हुई तो उन्होंने कहा यस, उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू I'll give you more time to explain it, but I have to take a response from हसन। कोर्ट्स के बारे में जरा बताइएगा वो, क्योंकि मैं इस पर अभी बात और करूंगा तो वक्त लग जाएगा। मुझे जरा ये बताइएगा कि वो कहते हैं क्या फेवर दिया है बंदियाल साहब की अदालत ने? कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर नहीं दिया, तो नीचे अदालत ने बिल्कुल कोई फेवर नहीं दी। भूल गए हैं 25 मई का जो ब्लू एरिया में चेयरमैन तहरीक इंसाफ है आए थे, जो है वो अपने लाहौ लश्कर के साथ जलाओ घेराव किया था, यकीन दहानी कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट को कि हम जो है वो H9 और G9 से आगे नहीं आएंगे। फिर तमाम इदारों की रिपोर्ट्स इनके खिलाफ आई, ठीक है, किसी एक केस में फेवर नहीं दी। ये केस दोबारा फिर समात के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ, अभी कहते हैं फेवर नहीं आई। अच्छा चलें सर, मैं तो अभी बंदियाल साहब के बारे में मैं क्या क्या बातें करूं। यानी एक जो मुलजिम है उसको प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस गेट से लेकर आए और कमरा अदालत में जब वो आते गए, मर्सिडीज बेंज में जब कमरा अदालत में वो पहुंचते गए तो उन्हें कहते हैं गुड टू सी यू खान साहब, वेलकम। तो इस तरह कभी ऐसी नज़ीरें मौजूद नहीं है, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन अपनी इस बात को छोड़ें, अभी ये कह रहे हैं जी कि 164 का बयान अगर आप देख लें आजम खान साहब का, तो आजम खान साहब जो है वो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे। क्या वो बेवकूफ़ हैं, अहमक हैं कि डिक्लासिफाई अगर हुआ था के बावजूद वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 164 का बयान दे गए हैं? अच्छा, ये तो बात कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब, इनकी बात पर मैं अब क्या कहूँ, मेरे बड़े भाई हैं। अब दूसरी बात ये कहते हैं जी कि दो डिप्लोमेट्स के दरमियान गुफ्तगू थी, तो ये अमरीकी जो है वो तर्जमान ने बोला भाईजान गुफ्तगू तो ज़रूर थी, दो डिप्लोमेट्स के दरमियान गुफ्तगू थी, लेकिन उसको बैरूनी साजिश का रंग किसने दिया? उसको बैरूनी साजिश का रंग किसी डिप्लोमेट ने नहीं दिया। एक साइफर आया जो रूटीन में आते हैं पाकिस्तान में, साल में हज़ारों साइफर शायद आते होंगे पूरी दुनिया से, लेकिन उनको बैरूनी साजिश का कोई रंग नहीं देता। अच्छा, पहले वो जो है साइफर को वो अपने जलसे में दिखाते हैं, लहराते हैं, कहते हैं ये कौम की है, ये मेरे पास अमानत है, मैं उस मुल्क का नाम नहीं बता सकता कि वो मुल्क कौन है। फिर उसको उठा के अपनी वेस्ट कोट की जेब में डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद करते क्या जी, फिर उस मुल्क का नाम भी लेते हैं, फिर कहते हैं जी कि ये बैरूनी साजिश हुई, फिर उन्होंने कहा जी मीर सादिक मीर जाफ़र कह दिया, फिर उन्होंने कभी डर्टी हैरी कहा, कभी क्या। तो ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो एक माजी है और जो माजी करीब है, उसमें अगर आप देखें जो कुछ वो कर गुजरे हैं, तो आदिल अब्बासी साहब अभी कुछ दिन पहले जो है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक बात चली कि जी इनसे शायद कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब, या कोई और बातें सामने आ रही हैं कि 9 मई के अंदर जो मुलव्वस लोग हैं उन लोगों को जो है अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी जमात से निकाल दें, ये अफवाह उड़ी हुई है कि उनको निकाल दें तो फिर आपसे बातचीत भी हो सकती है और आपके मामला हल कर देंगे। तो पहले ही बात यह है कि अगर रियासत पाकिस्तान ने उनके ऊपर जो केसेस हैं वो तो आइन और कानून के मुताबिक और कोर्ट ऑफ लॉ में उनको जाकर उनको भुगतना होगा। अगर रियासत पाकिस्तान ने इस वक्त कोई डील की तो आने वाले वक्त में, टाइम्स टू कम में, जो रेड लाइन है ना, फिर रेड लाइन ख़त्म हो जाएगी। और ऐसी मेरी इत्तला के मुताबिक किसी किस्म की कोई डील उनके साथ नहीं हो रही और साइफर केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ेगा और इस केस में भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा। मैं आदिल साहब अगर एक मिनट में जरा क्लैरिफाई कर दूं क्विकली सर, मैंने जरा शाह साहब के पास जाना, सईद बादशाह के पास मैं सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। आप कर ले बात, जरा क्विकली कीजिएगा जी। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो ये फरमा रहे हैं ना, साइफर है क्या? साइफर वो एक टेलीग्राम होता है, जो टेलीग्राम आप उसको एक कोडेड फॉर्म में होता है, वो एक मैसेज होता है। आप ये कहो कि एक मुल्क आपसे मोहब्बत करता है तो क्या वो साइफर होगा? हाँ, ठीक होगा। उसको क्या हम कहेंगे? एक शख्स, एक एम्बेसडर दूसरे एम्बेसडर को बुलाकर कहता है कि ये पैगाम है आपके पाकिस्तान के लिए जिसके अंदर थ्रेट है, उसको भी साइफर कहेंगे। साइफर किस चीज़ का नाम है? वो एक कोडेड फॉर्म में एक लेटर होता है जो अपने मुल्क की फॉरेन ऑफिस में जाता है, उसके फिर ब्रीफ नोट बनते हैं
आपके मुल्क को धमकी लगी है और आप कहते हो कि साइफर आते रहते हैं और फिर आप कहते हो कि ये कोई धमकी नहीं है जी, साजिश नहीं है, ये नहीं है, ये मुदाखलत तो आपके नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसको एडमिट किया है। और क्या होता है को हम सबको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं हम माजी में साइफर्स पे क्या करते रहे हैं, डिमार्च करने की नौबत पब्लिकली क्यों आई ये भी हम सबको पता है, क्योंकि वो पब्लिकली उसको सामने रख दिया गया। जाहिर है फॉरेन रिलेशनशिप्स में आपको जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स में बहुत सारी बातों को देखकर आगे बढ़ना होता है, लेकिन एक सियासी हमारे यहाँ मूव होती है, जाहिर है माजी में भी रही है, पॉलिटिक्स है, पीपल्स पार्टी भी एक कहती रही, पीएमएलएन ने भी बाद में जब उनकी गवर्नमेंट हटा दी गई तो उन्होंने कहा कि जी हमने जो कि धमाके किए थे इसलिए हमें हटा दिया गया। अब पीटीआई की तरफ से भी यही रिस्पांस रहा। सियासत में ये तमाम चीजें जो है वो और फिर दूसरी तरफ से भी इल्जाम सियासतदानों पर लगते रहे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, लेकिन ये पाकिस्तान का एक माजी है। मैं जरा शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो बिल्कुल होनी चाहिए, कानून के मुताबिक एहतसाब होना चाहिए, उनको अलहदा करके देखना चाहिए। फिर पीटीआई से कुर्बत मुमकिन है क्या? पीटीआई के लिए आप क्या कह रहे हैं, 9 मई वाले अलग हो जाएं या इमरान खान साहब एज चेयरमैन अलग हो जाएं, फिर जो पीटीआई बचेगी उसके साथ ताल्लुकात मुमकिन है, या इमरान खान साहब के साथ ही मुमकिन है? और साइफर केस को आप लोग किस तरह देख रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी इस मामले को सपोर्ट करती है कि हाँ साइफर केस में इमरान खान साहब का केस जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए? योर टेक ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, हमारा स्टांस शुरू से बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस तरह की सोच जो पीटीआई की खान साहब की तरफ से लोगों के जहनों में डाली गई, जो 9 मई का वाक़या हुआ, इस तरह की सोच वालों के साथ किसी किस्म की कोई भी बात नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह जिन लोगों ने इनसे लाताल्लुकी की है, या आगे जाके पीटीआई का जो भी फ्यूचर होता है उसके बाद ये बात ज़रूर टेबल टॉक होती हैं। सियासत में हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। दूसरी आपने बात की ये जो जिस पे बहस हो रही है, और शुएब शाहीन साहब मेरे इंतहाई मोहतरम भी हैं और बहुत सीनियर वकील भी हैं और इनको सारी कानूनी चीज़ों का पता है। लेकिन जिस तरह से जो साबिक चीफ जस्टिस साहब थे, बंदयाल साहब की तरफ से जिस तरह सपोर्ट मिलती रही, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन अब ये जो बहस हो रही है, मैं तो एक तो नहीं हूँ कोई लॉ का, तो वो नहीं हूँ कोई तालिब इल्म, लेकिन मैं एक सीधी सी बात जो आम फहम है एक शहरी की हैसियत से शुएब साहब को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि वो इस बात पे जोर दें कि जो इनका क्लाइंट है उसकी सज़ा कम कैसे हो सकती है। वो ये तो कह सकते हैं कि जी मुझे पता ही नहीं था कि इसका कोई जुर्म होगा जो मैंने ये साइफर लहराया, या ये जो, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं है कि जिस तरह की बात हो और वो जिस तरह कहा जा रहा है कि जी उसको एम्बेसडर को बुला के एम्बेसडर ने धमकी दी, ऐसा नहीं था। वो एक निजी दावत थी, आपस में मुलाकात, जिसमें इस तरह की आर्गू होता है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, हज़ारों साइफर आते हैं जो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये साइफर तो बाद में खुद खान साहब की जो ऑडियो लीक आई जिसमें था सब कुछ कि जी इसको चेंज कर दिया जाए, इसका नैरेटिव ऐसा बना दिया जाए कि लोगों में जाए जी अमेरिका के ख़िलाफ़ हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर उसी अमेरिकन से जिस तरह की इन्होंने ख़ुद बातचीत की या अपने लिए एडवोकेसी के लिए वहाँ पे लोग मुकर्रर किए और फिर सारी चीज़ों से मुकर भी गए। तो ज़ोर अब जो वकला का पैनल है खान साहब का, उनको इस पे देना चाहिए कि उनकी सज़ा कैसे कम होगी, और वो उस पर ये उनको ये वाला मशवरा दें, बजाय इसके कि सिर्फ ये देखें कि सजा कम कैसे करानी है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज मुझे जरा ये बताएं जी, बजाय दूसरी बहसों में आने के इस बात को जोर दिया जाए कि क्योंकि ये इस तरह नहीं होता कि इस तरह किसी ने साइफर लहराए हों। पीपल्स पार्टी दूररस नताइज देख रही है और पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि अब फंस गए हो आप, अब आप अपनी सजा कैसे कम करानी है इसके लिए तैयारी करें, बजाय इसके कि आप साइफर को सिरे से डिनाइल में चले जाएं। इसका मतलब आप समझते हैं कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की वायलेशन भी है ये, और साथ में जो है वो एक सियासी गलती है साइफर को मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो आप लोगों के भी वजीर खारजा रहे हैं,
बड़े मजे हुए सियासतदान हैं और उनकी मतलब उनको फॉरेन मिनिस्टर भी इसलिए बनाया जाता है कि डिप्लोमेसी पे उनकी बड़ी अच्छी गिरफ्त है। तो शाहजी के होते हुए इनको किसी ने ये नहीं बताया, वो तो खुद उसके अंदर उनका हिस्सा है, उनके ऊपर अपने ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है, तो किसी ने उनको ये नहीं बताया कि भाई ये सियासी तौर पर और कानूनी तौर पर दोनों में हमारे गले पड़ सकता है। सर उनको सब पता था और शाह महमूद साहब भी उतने ही उसमें मुलविस हैं सारी चीज़ों में। इनको रास्ता भी उन्होंने ही दिखाया होगा कि जी आप भी ये इस तरह का एक बड़ा कमाल हो जाएगा, खान साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसे ही लोग इसी तरह के जो मशीर होते हैं, सलाहकार होते हैं, वो ही फंसवाते हैं ना। वो यही खान साहब के साथ भी हुआ और उनको ऊपर चढ़ा दिया गया और उनसे ये काम कराया। वो सब कुछ जानते थे। मैं तो वैसे एक मशवरा दे रहा हूं कि इनके वकला के पैनल को इस बात पे फोकस करना चाहिए। जिस तरह भी एक और बात आई, वो जो तोड़ फोड़ का वाकया हुआ था इस्लामाबाद में, जब आए थे तो कह दिया गया था कि जी खान साहब को मे भी इस बात का पता ही ना हो कि इस हद तक आना है और इस हद से आगे नहीं बढ़ना। तो ये इस तरह की अब कोई फेवर ले ले, बाकी तो सजा तो कोर्ट के रिमार्क्स की बात कर रहे हैं ना, कोर्ट में जो कहा गया, कोर्ट ने जो कहा, क्या पता उन्हें। फॉर्मर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने ये वो फेवर्स थी जो मेरे फाजिल दोस्त बता रहे थे। हाँ, फेवर्स जी हसन साहब आप कुछ कह रहे थे, दोस्त आपको बता रहे थे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने कहा था कि हो सकता है खान साहब को जो है ना ये बात बताई ना गई हो, हालांकि उनके वकला जो है वो अदालत में अंडरटेकिंग सर, वो देखिए ना, अब ये गलत बात, अब आप लोग गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था यार ये क्या, तो जिन्होंने ये अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े होकर गालियां दी, उनको किसी ने कोई नहीं पूछा। जिन्होंने पार्लियामेंट के खड़े होकर गालियां दी, उनको तो खान साहब ने दी थी ना 2013 के इलेक्शन के बाद। जिन्होंने वहां सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजेस को तस्वीरें लगा के जो और उनको गालियां दी और उनको लिटरली गालियां पड़ी और वो पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई, उनको किसी ने पूछा, वो कहते हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट की जो दीवार थी ना उस पर शलवारों जो है वो सुखाई जा रही थी वहां पर, पता कैसे कैसे किया जा रहा था। अच्छा, जो उसकी दीवारों पे कपड़े डाल दे वो तौहीन अदालत है, जो वहां सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे खड़ा होकर गालियां दे उसको, वो तौहीन अदालत नहीं है। कमाल है वैसे इसमें। हमारे भी दोस्त क्या बात करते हैं। नासिर साहब से मेरी दो सवाल करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि जुल्फकार अली भुट्टो को हेनरी किसिंजर ने धमकी दी थी, इबरत का निशान बनाएंगे, और हमारे ही मुल्क की जुडिशरी ने उनको इबरत का निशान बनाया, हमारे ही रियासती इदारों ने उनको इबरत का निशान बनाया। क्या उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू नहीं की थी? जुल्फकार अली भुट्टो ने नहीं कहा था कि ये मुझे धमकी दे रहे हैं और कौन दे रहा है, नहीं कहा था। इसको आप स्टेट सीक्रेट कहेंगे, इसलिए कि उसने मुल्क की सलामती का दिफा किया। अब भुट्टो साहब ने भी पिंडी में एक लेटर लहराया था। बिल्कुल सुन जी सर, उसी की बात कर रहा हूं। आदिल साहब, दूसरी बात यह है कि आजम खान 34 दिन अगवा रहा और किस दिन बाहर आया। आजम खान पे बाद में आते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो बात अभी हसन ने भी की है, शाह साहब भी कर रहे हैं। शाह साहब तो खैर सदा कम करनी कर रहे हैं, हसन ने भी कहा, उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम कोई छोटी पोजीशन नहीं होती। इस पे मैंने आपसे अलग से बहस करनी है। शाह साहब जरा कुछ बात करना चाह रहे हैं, फिर मैं इस पे दोबारा आता हूं। जी गो अहेड। जी एक तो ये कि जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जिस लेटर की बात की थी वो तो उनको लिखा गया था, वो कोई साइफर या कोई इस तरह की बात नहीं थी कि जो वहां के जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तहत थी। उन्होंने तो सीधा उन्होंने तो सीधा सीधा लिखा था लेटर उनको, कोई वो सफारती लेटर नहीं था कि जी वो किसी एम्बेसडर को या आपस की बात थी, कोई साइफर आया था, ऐसा नहीं था। उनको लिखा गया था कि ये आपके साथ किया जाएगा, जो चेयरमैन अपना शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कहा। दूसरी बात ये जो बात हो रही है, हमने तो सिर्फ एक बात कही है कि ये एक अब इशू हो गया है। अब शाहीन साहब मेरे बड़े हैं, उनको चाहिए कि वो कोई ऐसी चीज़ें करें जिससे ये सज़ाएं कम हों। और वो जो बात थी कि पता ही नहीं चला था कि उनको इस हद तक जाना है, वो तो खुद मतलब इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी खान साहब को पहले। और ये आज जो हो रहा है, जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही हैं, ये उसी का शाखसाना है कि जब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है अदालतें, जब पंजाब की अदालतें, जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के फैसले आए जिनसे बिल्कुल लगा कि एक शख्स को बहुत ज्यादा फेवर दी जा रही है, तो फिर दूसरी चीजें जिनको हम मायूब समझते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी तासुर न जाए कि जो इंसाफ का घर है,
जहां से सबको इंसाफ सबके लिए यकसा हो, वहां पे बिल्कुल नजर आए कि एक शख्स को तो बहुत ज्यादा, मतलब उनसे ये तक होता था कि आपने इस टाइम पे आना है, अदालतें खुली हैं जी, गाड़ी में से जाके बयान ले आए जी, आपको क्या चाहिए वो करना है। और वो बाद में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस पर चले वो मुजरिम नहीं है, मुल्जिम ही सही, लेकिन कभी किसी मुल्जिम को इतनी सहूलतें दी गई हैं अदालतों की तरफ से जो खान साहब को मिली? दी गई है। एक शख्स गया था यहां से 4 हफ्ते का टाइम लेके और वो 4 साल वापस नहीं आया। आज वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है। आज उसके लिए पूरा मीडिया खड़ा हुआ है, जो भगोड़ा भी है, एब्सकॉन्डर भी है, इश्तिहारी मुजरिम भी है। ये तो अंडर ट्रायल प्रिजनर है ना, वो अदालत का पूछ रहे हैं। लेकिन आज आपको कोई उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, पूरी दुनिया वो घूमता है, वो सिर्फ बीमार है तो पाकिस्तान में आने के लिए है। आज भी उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसका कोई रेड वारंट जारी नहीं हुआ, इंटरपोल ने उसको नहीं लेकर आया। ये हैं आपकी अदालतें और ये अदालतें उनको फैसिलिटेट कर रही हैं। आपका मीडिया कितना आज़ाद है मुझे बताएं। इमरान खान की तस्वीर और तकरीर जरा उठा के लगा दें, फिर आप उसमें बेशक तनकीद भी करें, आपका पता चल जाएगा कि मीडिया कितना आजाद है और कौन उसको कंट्रोल कर रहा है। आज जब पैमरा से पूछते हैं कि किसके आर्डर से वो पाबंद है, ये पाबंदी है, वो कहते हैं कोई पता नहीं है, ऊपर से हुक्म है। ये बताइए मियां साहब के ऊपर पाबंदी जो है आपको पता होगा या आपके लोगों को पता होगा? अगर ये तर्ज़े अमल आप कहते हो, साहब गुजारिश तो सुन ले, शेख साहब ये बताएं कि मियां साहब पे पाबंदी टीवी के ऊपर किसके दौर में लगी थी? मैं आपसे पूछता हूं ना, ये सीपीडीएम की जमातों के ऊपर लगी, उनके ज़माने में। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, सवाल मैंने करना है आपसे हुजूर वाला। मैं आपसे पूछता हूं ना, बताएं कि किसकी वजह से आप आज इमरान खान की तस्वीर तकरीर नहीं चला सकते? सर मेरी वजह पे तो बात, मेरी वजह पे मैं आपको तवील तफसील बता दूंगा कि मीडिया पे कब कब किस किस ने कैसे कदगन लगाया, किसके जरिए लगाया, किसके कहने पे लगाया, कब, वो मैं आपको पूरी तफसील बता दूंगा। मुझे पहले से आप ये बताएं कि मियां साहब के ऊपर टीवी पे पाबंदी किसके दौर में लगी? लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं, माजी में अगर हुआ वो भी गलत होगा। लेकिन मैं आपको आदिल साहब एक बात और बता दें, आपने सर जरदारी साहब का इंटरव्यू जो है वो किसके दौर में नहीं चल सका, वो दौर बताएंगे। देखें मैं एक बात बताऊं कि जिस जमाने में भी पाबंदियां लगी वो गलत थी, लेकिन उस जमाने में वो आपके चेयरमैन पीटीआई की आईनी जमहूरी कानूनी इंसाफी दौर की बातें हैं सारी। सर क्या बात करते हैं, वक्त गुजर जाते हैं, लकीर पीटते रह जाते हैं हम लोग। हमारा मसला ये है कि हमें सिर्फ वो चीज सूट करती है जो हमारे लिए फेवर में जाए, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हो, चाहे वो अदालतों की सपोर्ट हो, चाहे वो क्यों 90 दिन तक, जब दीगर रहनुमाओं को, मैं अगेन यही बात कह रहा हूँ, अगर किसी ने जुर्म किया उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, करप्शन किया उसको आप हैंग कर दें, उसको आप जो पनिशमेंट करनी है कर। लेकिन सर यहाँ ये होता रहा है कि इन्हीं अदालतों ने फिर ये भी कहा कि 90 डेज तक लोगों को बगैर किसी रेफरेंस के, किसी सबूत के जो है वो नैब ने रखा और कोई पूछने वाला नहीं था। और नैब को इंस्ट्रक्शंस कौन देता था, कौन डायरेक्ट चेयरमैन नैब को मैसेज करता था, कॉल करता था, सर इसको आप इंक्वायर कर लें, आपको पता चल जाएगा। ये ताने बाने भी जो है वो आपको अपनी पार्टी से मिल जाएंगे। यहाँ पर उसूल कोई नहीं है, ताकत उसूल है। अगर हमें ताकत मिल जाए तो हमारे लिए सब आइन कानून धज्जियां मीडिया उड़ा दें, अदालतों पे हमला कर दें, खैर है। हमें ना मिले आइन और कानून के अलावा कोई चीज नहीं चलेगी। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। जी वेलकम बैक। हसन अयूब साहब, ब्रेक से पहले आप कोई बात करना चाह रहे थे, वो जरा कर लें। और मुझे जरा ये भी बताइएगा, जो 9 मई के हवाले से जेआईटी है, इसने जो एविडेंस अभी तक कलेक्ट किया है, आपके ख्याल में वो किस हद तक इम्पोर्टेंट है या नाकाबिल तरदीद है? देखिए 9 मई के हवाले से जितना काम किया है रियासत पाकिस्तान ने, माजी में कभी इतना जो है वो काम नहीं हुआ। बड़ी मेहनत हुई है, हर चीज़ देखा गया है और जो आपकी चेन ऑफ कमांड है नीचे से ऊपर तक उस चीज़ को खुद मॉनिटर किया गया है, हर चीज़ को। तो 9 मई ऐसा वाक़या था जो रियासत पाकिस्तान ने बड़ा संजीदगी से लिया, इसको 9/11 पाकिस्तान का करार दिया है। तो एक चीज़, इसमें 2 चीज़ें बड़ी खूबसूरत हुई हैं। एक बात तो ये कि किसी बेगुनाह को इसमें मुलव्वस नहीं किया गया और जो गुनाहगार था उसको छोड़ा नहीं गया। और उसमें आपको मालूम है कि बड़े ही ताकतवर लोग, बड़ी ताकतवर फैमिलीज़ की ख़वातीन वो भी इसमें इन्वॉल्व हुई और बड़ी बड़ी सिफारिशें आईं। और आपको मालूम है कि उसमें भी जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस का जो है वो सबूत दिया गया, अमली सबूत दिया गया। जहाँ तक बात आ गई जी कि शुएब शाहीन साहब बातें कर रहे थे, तो यानी इसमें अगर आप देखें
तो चेयरमैन तहरीके इंसाफ के हवाले से उन्होंने, जैसे नासिर शाह साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने एक अपनी लॉबिंग की फर्म अमेरिका में हायर की और जिसको पाकिस्तानी एतबार से लाखों रुपए माहाना के उन्होंने अदा किए सिर्फ अमेरिका से अपनी PR बढ़ाने के लिए। एक तरफ जो है वो उन्होंने झूठा बयानिया घड़ा बैरूनी साजिश का, और फिर उन्हीं के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल किए। 9% पर पॉपुलैरिटी आ गई थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, लेकिन इस बैरूनी साजिश के जब बयानिया को जो झूठ बोला उन्होंने और साइफर को लहराया, तो आपको पता है हमारी पाकिस्तान की कौम बड़ी जज्बाती है, तो अमेरिका मुखालिफ नारे पर जो है ना हमेशा जो है वो जो है उसमें आते हैं। और उसमें उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने साथ ही जो है इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और इमरान खान से जो है ना वो बेचारा इमरान खान हो गया। यहाँ पर मामला रुकता नहीं है। फिर उन्होंने जो है आप अप्रैल 2022 से देखिए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक तरफ ये किया और दूसरी तरफ मीर सादिक, मीर जाफ़र, फिर न्यूट्रल का उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा जी न्यूट्रल जानवर होता है सवात के जलसे में। फिर उन्होंने जो है जो मिस्टर वाई के हवाले से बातें की, फिर उन्होंने डर्टी हैरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद जहाँ पर रुके नहीं, फिर उन्होंने नॉमिनेट किया DGC को। कहते हैं जी कि पर्चे में इनके खिलाफ पर्चे का इंदराज किया जाए, और विदाउट एनी एविडेंस उनके अपने चीफ मिनिस्टर ने कहा जी कि मैंने जो है वो रोका और मैंने खुद को जो है वो ये किया कि जी उनके खिलाफ पर्चा नहीं बनता, एविडेंस ही नहीं मिलता। अब ये 9 मई के हवाले से ये लोग ये बात करते हैं कि 9 मई को तो जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल के अंदर थे या हिरासत में थे, तो उनका क्या करना है। तो ये तमाम लोगों की जहन साजी उन्होंने की है। अब जो अफवाज के मुखालिफ उन्होंने बयानियाँ बनाया है, और बयानियाँ बनाने के बाद इवन यहाँ तक रुके नहीं थे, उन्होंने अफवाज को भी, सोल्जर्स को भी कहा कि चेन ऑफ कमांड की बात ना सुने। यानी इस तरह की हरकतें ये कर गुजरे हैं, और फिर कहते हैं मासूम बन के कि हमने किया क्या है। अब अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर तो पूरे मुल्क में जो जितनी भी जेलों में लोग मौजूद हैं, इवन को कत्ल का जुर्म छोटा जुर्म है जो रियासत के ऊपर बाय डिजाइन हमले किए हैं कि चेयरमैन तरीके से तो आपने पॉइंट्स पर हमले करने हैं और डिस्कशन टॉपिक भी जरा चेंज करना है। मैंने फिर आदिल साहब आप हसन अयूब साहब सिर्फ तो पूरी तकरीर सुनते हैं और मुझे कहते हैं कि आधे मिनट के अंदर क्विकली आप अपनी बात को खत्म करें। मेरा तो कोई एक पॉइंट भी आपने नहीं लिया। ये तकसीम और डिस्क्रिमिनेशन है और ये दौरा मेयार है, ये इसकी मैं एहतजाज करता हूँ, लेकिन मैं आपको क्विकली जवाब देता हूँ। चलें, आप पहली बात तो ये है कि ये कहा कि जी झूठा बयाना घड़ा, मुझे बताएं अगर वो झूठ था, साइफर के वो कंटेंट्स नहीं हैं, तो कौन से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जिसकी वायलेशन की है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आपने उनको बंद कर दिया? साइफर है, साइफर आज भी मौजूद है, उसके कंटेंट्स भी मौजूद हैं। आपने अगर वो झूठ था तो आपने डिमार्च किस मकसद के लिए किया? अगर वो झूठ था तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफ़ा डिमार्च करने का क्यों आर्डर किया? अगर वो झूठ था तो आपने मुदाखलत का क्यों कहा? अगर वो झूठ था तो शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर क्यों कहा कि ये धमकी आमेज गुफ्तगू है कि हम हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी और कमीशन बनाएंगे? अगर ये झूठ है तो मैं ये कहता हूँ आज भी हमारा एक ही मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि सारे साजिशी किरदार सामने आ जाएं। 9 मई के ऊपर अगर वाकई आपके पास एविडेंस थी तो मुझे बता दें कि आपको बंदे अगवा करके उनसे स्टेटमेंट्स लेने की, मीडिया हाउसेस पहुँचाने की ज़रूरत क्या थी? मुझे बताएं कि उस्मान डार को होम मिनिस्टर ये कह रहा है आज से 25 दिन पहले, यानी उनकी स्टेटमेंट से पहले, कि वाकई वारंट ऑफ अरेस्ट है, हमने उसको एग्जीक्यूट करके गिरफ्तार कर लिया। भाई कर लिया, कानून के मुताबिक 24 घंटे के अंदर, आर्टिकल 10 कहता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करो। मजिस्ट्रेट कौन पेश किया गया? 25 दिन के बाद मीडिया हाउस में एक एंकर पर्सन के पास पेश कर दिया गया स्टेटमेंट के लिए। उसकी क्या हैसियत है? अच्छा, पहले होता था अगवा बराए तावान, अब होता है अगवा बराए बयान। वही काम आपने आजम खान के से कराया, 34 दिन उसको अगवा रखा। क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा उसको, एक सेकंड सर, कोर्ट में क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा। आई, आपने उसके खिलाफ FIR दर्ज की कि कौन अगवा करके ले गए हैं, और उसके बाद जब बयान आ जाता है और वो भी वहीं से बयान आता है कि जनाब 164 की स्टेटमेंट आ गई है। 164 की स्टेटमेंट विदाउट एडवोकेट, विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन, उसकी कोई लीगल वैल्यू वैसे भी नहीं होती। वो ट्रायल में कर लीजिएगा। आगे आते हैं, सदाकत अब्बासी साहब को मीडिया हाउस ले जाया गया, वहां से कुछ स्टेटमेंट पता नहीं निकली, क्या हुआ? फिर उससे अगले दिन उसको घर ले जाया गया, घर में जाकर के उसकी वीडियो बना के मीडिया को दी गई। उसके बाद वही डाले वाले वापस दोबारा उसको उठा कर ले गए। क्या ये तर्ज अमल? और आज शेख रशीद के साथ जो बंदे उठाए गए थे वो वापस आ गए, लेकिन शेख रशीद गायब है। फरोख हबीब के रिश्तेदार जो उठाए गए उनको अदालत में पेश किया, बाकी लोग गायब हैं। अच्छा, फिर आप मुझे ये बता दें कि तमाम लोटों की मुलाकातें इस अदम एतमाद से पहले क्यों अमेरिकन एम्बेसडर कर रहे थे? और सिर्फ वहां नहीं, वहां KPK में फोन करके कहते हैं कि ये बताएं कि जनाब क्या महमूद खान के खिलाफ अदम एतमाद लाया जा सकता है?
वहाँ पीटीआई के लोगों को, जहाँ से उनको एक तवक्को थी कि नाम लेंगे आदमी का डिप्लोमेट का? नहीं, आप डिप्लोमेट का नाम लेंगे? भाई नाम क्यों नहीं लेंगे? अमेरिकन एम्बेसडर उस वक्त के जो थे, क्या नाम उस वक्त के थे, मुझे याद नहीं है, मैं आपको अभी 1 मिनट में बता देता हूँ। सबकी ओपनली अरशद शरीफ का आप प्रोग्राम उठा लें, उससे तो सबके नाम लेके प्रोग्राम में सबके नाम बाय नेम बताए। आईबी की रिपोर्ट थी, वो मेरा भाई था अरशद शरीफ। सुन लेना सर, सुन ले, बीच में आप क्रॉस टॉक ना करें सर, आपको क्रॉस टॉक की बुरी आदत है हसन साहब। आप सर आपसे बड़े साहब, जब मैं आप बात करते हैं मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन क्या ये तरीका कार हम अपने मुल्क में राइज करके फिर आप उसको हम सजा देना चाहते हैं कि जो मुल्क के दिफा के लिए खड़ा है, मुल्क की सलामती के लिए खड़ा हुआ है, आप कहते हो वो पॉइंट आ गया सर आपका। नासिर शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि एक तो जाहिर है ये बड़ी तफसील से शोएब शाहीन साहब ने भी बात की, आप जरा मुझे ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले को जरा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है? और जरदारी साहब, कायरा साहब का आज बयान आया है कि बातचीत में मसरूफ है, वो किससे बात कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं? क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक तो अभी तक PMLN से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात थी उसका गलत मतलब लिया गया, उससे ये अखज़ किया गया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाहते हैं कि जी हमें कोई बहुत ज़्यादा फेवर चाहिए, कोई हमें हमारे कहने पे सारी चीज़ें हों। ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी के लिए होनी चाहिए, सबको जो है ये हो कि वो आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ें। जिस तरह का बर्ताव, मिसाल के तौर पर सर मैं आपको अर्ज़ करूं, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट में हमें इख्तियार मिला कि जी नॉमिनेट करें, तो हमने तो जो नॉमिनेशन की वो एक बिल्कुल ही इम्पार्शल बंदे की चीफ मिनिस्टर साहब की, जिनका माजी बेदाग और बिल्कुल इम्पार्शल थे। लेकिन हुआ क्या कि बाद में हमारे यहाँ पे जो सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स की जो स्कीमें अप्रूव की थी बजट में, असेंबली में, उनको रोक दिया गया, दीगर चीजें हुई। इस बात पे उन्होंने ये बात कही थी जिसका गलत रंग दे दिया गया। दूसरी बात यहाँ पे जो बातें हुई हैं कि जी इमरान खान साहब, इमरान खान साहब की जो बात हुई कि उनको इजाजत नहीं मिलती मीडिया पे। देखें, इमरान खान साहब हो, अल्ताफ हुसैन हो या कोई और हो, जो मुल्क की सालिमियत के खिलाफ बात करेगा, यहाँ के मुक़्तदर इदारों को इस तरह मुतनाज़ा बनाएगा जिस पे इंडिया वाले खुश हों, तो ऐसी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह की फेवर्स उस वक्त उनको मिली थी वो भी सब चीज़ें हैं। अब ये कहा जा रहा है कि लॉबियस्ट, अभी जिस तरह हसन अयूब साहब ने कहा, उन्होंने बिल्कुल 100% सही कहा। और लॉबियस्ट भी किसको किया था? जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा था वहाँ पे, जिसमें बाद में फिर कह दिया गया जी वो हमने वापस कर दिया, ये कर दिया। तो ये जो कुछ करें वो ठीक है। अब ये 9 मई का जो वाकया है उसमें तो सारे प्रूफ है। मेरा मौक़िफ़ उसमें ये रहा है, मिल गई है कि नहीं? सर लेवल प्लेइंग फील्ड हमने ना मांगी इस तरह की कि जो कोई हमें कोई फेवर मिले या कुछ हो, ऐसा नहीं है, ना ही हमें कोई मिली है। और एक और बात मैं वजाहत से कह सकता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं मिली किसी भी इलेक्शन में, या ना ही हमें कभी चाहिए। हमने हमेशा अवाम पर एतमाद किया है। अब भी मेरा चेयरमैन यही कहता है कि इलेक्शन हो, जो भी कामयाब होके आए, जिसको भी पर्ची जो है वोट की जो उसके लिए आए उसको कबूल करना चाहिए ताकि मुल्क बेहतर सिमत में जाए। हमें कभी इस तरह की इसको गलत रंग दिया गया। मुतादिद रहनुमाओं के बयानात इस वक्त, आपके मुतादिद रहनुमाओं के बयानात इस वक्त चल रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जो निगरान हुकूमतें हैं उसके अंदर भी मुस्लिम लीग नवाज के लोग हैं, तरजीही यानी प्रायोरिटी उनकी PMLN है, PMLN को फैसिलिटेट किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और इसीलिए बिलावल साहब ने कहा कि जरदारी साहब बात कर रहे हैं, हमारे बड़े बात कर लें, फिर उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन आपने कितनी सादगी से इस बात को घुमा फिरा के कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड की हमने ना बात की ना हमारे पास है। यार कमाल बात है, आपने बात की भी है जी, और आपने ये भी कहा कि नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं है। अब मैं ये कंफ्यूज हो गया, आपने कंफ्यूज कर दिया था। नहीं, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, और क्योंकि कंफ्यूजन भी फैलाया जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। हमारी CEC की 2 मीटिंगें हुई, जिसमें बहुत सारे हमारे जो सीनियर रहनुमा थे, पंजाब से ताल्लुक रखते थे, दीगर सूबों से थे, उन्होंने ये रेज किया
कि जी देखें PMLN के साथ रिलेटेड तो कुछ लोग वफाकी वज़रा भी हैं, बहुत सारे जो सेक्रेटरीज हैं वो भी जो उनके लोग थे, या इस तरह का तासुर दिया गया, जिस पर ये बात चेयरमैन साहब ने की कि यकसा चीज़ होनी चाहिए। देखिए मैंने फिर दोहरा रहा हूँ, हमें अगर सिंध वालों को, पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो नॉमिनेशन की केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की, वो बिल्कुल इम्पार्शियल बंदे की। आप बताएं हमारा कोई सिंध में वजीर है या कोई और अफसर है? बिल्कुल नहीं है। तो ये बात इस पंजाबी में कहते हैं एक ही बंदा काम का लगा लिया, इस तरह नहीं होना चाहिए। सर आपने एक ही बंदा ऊपर काम का लगा लिया, उसके बाद नीचे जरूरत ही नहीं पड़ी। आप देखें, आप भी और मेरे ख्याल में कोई भी उनके किरदार पर शक नहीं कर सकता जो जस्टिस। एक ब्रेक लेते हैं, चले ब्रेक के बाद मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। अब जरा मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहता हूँ बस एक मिनट का जवाब सबसे ले लूं ताकि वक्त की कमी जो है ना वो ज्यादा डिस्टर्ब ना करे। शुएब साहब 1 मिनट, जरा मुझे ये बताइएगा, आपको लगता है कि अगला इलेक्शन इमरान खान साहब के बगैर होने जा रहा है, और क्या मियां साहब वापस आकर मोमेंटम बना लेंगे? क्योंकि अब आपकी पार्टी चेयरमैन जेल में है और वो बाहर हैं, पहले वो अंदर थे और सारा। व्हाट इज योर टेक ऑन? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा मुकदमा है जिसको बुनियाद बना करके वो इमरान खान के बग़ैर ये इलेक्शन हो। हाँ, ये अलग बात है कि उनको अलग रखने की कोशिश हो रही है। एक दूसरी बात यह है कि इमरान खान के बग़ैर और PTI के बग़ैर अगर कोई इलेक्शन होता है तो ये पहले से मुतनाज़ा इलेक्शन होगा और उसकी क्रेडिबिलिटी पहले ही मशकूक हो जाएगी, और जो आगे हमारे सियासी अदम इस्तेहकाम और जो बहुत सारे मसाइल हैं वो कोई भी अगली हुकूमत उनको हल नहीं कर सकेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो और हर पार्टी को मौका मिले ताकि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मुल्क के मसाइल हल कर सके। हमारे लिए इस वक्त हमारे लिए तो फील्ड ही नहीं मिल रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है। नासिर शाह साहब 1 मिनट। जी बिल्कुल, जो भी कानूनी तकाजे हैं उनको अगर कोई फेस करता है और वो क्लियर है तो सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत। आप क्या देख रहे हैं शाह जी, आपका तजुर्बा है सियासत का इतने साल का? जी देखें, जो वाकई है जिसने जुर्म किया है, मिसाल के तौर पर 9 मई के वाकये को आप कैसे भुला सकते हैं? मिसाल का टाइम नहीं है ना शाह साहब, मैं माजरत चाहता हूं, मुझे होगी आप खान साहब को अगला इलेक्शन देख रहे हैं कि नहीं? सर, अगर कानूनी तौर पर उनको इजाजत मिलती है तो लड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस तरह का उन्होंने कुछ किया है वो उनको इलेक्शन लड़ने की कोई इजाजत मिलेगी। उसकी वजह यह है कि आप दोबारा बात काट देते हैं। मैं कहता हूं 9 मई का जो लोग उसमें खास तौर पर खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान हैं, उनको तो सजा में उनको माफी मिलनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने उनका जहन खराब किया, जो अब देख लेना, सब लोगों ने वाजे कर दिया है कि किसका हाथ था, किसने जहन साजी की, किसने उनको कहा कि इस तरह की बात करें, उनको मिलनी चाहिए। जी सर, मैं अच्छा, शुएब शाहीन साहब ये फरमा रहे हैं कि एक मुजरिम को इस बात पर छोड़ दिया जाए, सजा ना दी जाए कि उसने इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन की शफाफियत का सवाल है, इसलिए उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। तो मैं तो ये मंतक नहीं मान सकता, एक बंदे ने कत्ल कर दिया है, उसको कत्ल की सजा ना दी जाए क्योंकि इलेक्शन की शफाफियत का सवाल है। और शुएब शाहीन साहब, मैं बताऊं कि बहुत जितने शेर अफजल मरवत साहब इनके बारे में फरमाते हैं कि ये सिर्फ सर्विस मैटर जो है ना आपके वकील हैं। थैंक यू सो मच हसन अयूब साहब, शुएब शाहीन साहब, नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम देखा, अल्लाह हाफिज।